नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। मेरे साथ हैं सहयोगी बीना सिंह जो कि साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रही हैं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संसद में जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 पारित। प्रधानमंत्री ने कहा, नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम। चुनावी राज्यों में तेज हुआ प्रचार का शोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुडुचेरी में रोड शो, तो वहीं अमित शाह असम में भरेंगे हुंकार। चुनाव आयोग ने एनआईए को सौंपी मालदा मामले की जांच। एनआईए की टीम आज करेगी राज्य का दौरा। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को लगाई थी फटकार। 6 अप्रैल को अगली सुनवाई। ईरान के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल ब्रैंडी जॉर्ज को अचानक पद से हटाया गया। ट्रंप ने पाम बोंडी को अटॉर्नी जनरल के पद से हटाया। गुड फ्राइडे आज दुनिया भर के चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन। प्रभु यीशु के बलिदान को याद करने का है दिन। सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। भारत की नजर 5वीं बार खिताब जीतने पर। तो चलिए खबरों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। संसद ने जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है और इसे राज्यसभा ने गुरुवार को मंजूरी दी। ये विधेयक कुछ कानूनों में संशोधन करके अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और उन्हें तर्क संगत बनाने का काम करता है। विधेयक में छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और जुर्माने और दंड को अपराध के अनुपात में संशोधित करने जैसे उपाय लागू करने का प्रावधान है। इसमें 23 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव है। कुल 784 प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित है। इनमें से 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करके व्यापार में सुगमता को बढ़ावा दिया जा रहा है और 67 प्रावधानों को जीवन में सुगमता लाने के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है। संसद ने जन विश्वास संशोधन प्रावधान विधेयक 2026 को पारित कर दिया है, जिसे कि जीवन की सुगमता और व्यापार करने की सुगमता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पर खुशी जताते हुए कहा है कि जीवन की सुगमता और व्यापार करने की सुगमता को एक बड़ा बढ़ावा। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि संसद ने जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। यह विधेयक एक ऐसे विश्वास आधारित ढांचे को सुदृढ़ करता है जो कि हमारे नागरिकों को सशक्त बनाता है। यह उन नियमों और विनियमों की समाप्ति का प्रतीक है जो अब अप्रचलित हो चुके हैं। साथ ही साथ ये मामले के त्वरित निपटारे को सुनिश्चित करता है और अपराध मुक्तिकरण के माध्यम से मुकदमों के बोझ को कम करता है। एक और उल्लेखनीय बात यह है कि इस विधेयक का मसौदा तैयार करने में जिस परामर्श आधारित दृष्टिकोण को अपनाया गया है, उन सभी लोगों को मेरी बधाई जिन्होंने इस विधेयक का मसौदा तैयार करने में अपने सुझाव दिए और संसद में इसका समर्थन किया। और दक्षिण भारत के चुनावी रण में आज बड़ा सियासी जमावड़ा देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुडुचेरी में मेगा रोड शो करने जा रहे हैं, जिसका मकसद आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के पक्ष में माहौल बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करीब 4 बजे चेन्नई से पुडुचेरी पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से शहर तक उनका काफिला जाएगा और करीब 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो निकाला जाएगा।
ये रोड शो अजंता सिग्नल से शुरू होकर ओडियन सलाई के अन्ना स्क्वायर तक जाएगा। रास्ते में बड़ी संख्या में समर्थकों के जुटने की संभावना है। प्रधानमंत्री इस रोड शो के जरिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाएंगे। पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन में भाजपा, एआईएनआरसी, अनाद्रमुक और एलजेपी शामिल। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। राजनेता लगातार रैलियां कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम के दौरे पर है और इस दौरान वो 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहले अमित शाह गोलकगंज विधानसभा के रतियादाहा में चुनावी हुंकार भरेंगे। उसके बाद दुधनोई विधानसभा के गोलपारा में जनसभा करेंगे और आखिर में पलासबाड़ी विधानसभा के छायगांव में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में लगे 7 न्यायिक अधिकारियों के करीब 9 घंटे तक घेराव और बंधक बनाए जाने के मामले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए करेगी। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद गुरुवार को केंद्रीय चुनाव आयोग ने मामला एनआईए को सौंपने का फैसला किया। उधर मालदा पुलिस ने गुरुवार को घटना से संबंधित 10 एफआईआर दर्ज की और 19 लोगों की गिरफ्तारी का दावा किया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने मामले की सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर काम कर रहे न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने की घटना सबूत है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मुख्य न्यायाधीश ने घटना की जांच सीबीआई या फिर एनआईए से कराने के निर्देश दिए थे। दरअसल मालदा जिले के कलियाचक में 7 न्यायिक अधिकारियों को उस वक्त भीड़ ने घेराव करते हुए बंधक बना लिया था जब वो वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मामले की सुनवाई कर रहे थे। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के पहले उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव का स्वागत किया है। इस महत्वपूर्ण मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बैठक की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की और लिखा कि दिल्ली में रूस के पहले उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव की मेजबानी करके बहुत खुशी हुई। हमने द्विपक्षीय सहयोग पर गहन चर्चा की जिसमें व्यापार, उद्योग, ऊर्जा, उर्वरक, कनेक्टिविटी और मोबिलिटी पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके साथ ही साथ प्रौद्योगिकी, नवाचार और महत्वपूर्ण खनिजों के नए अवसरों पर भी बात की। इसके अलावा दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी अपने विचारों का आदान प्रदान किया। ये मुलाकात दोनों देशों के मजबूत होते सहयोग को और बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। और आपको बता दें कि आज भारतीय नौसेना एक नया अध्याय लिखने जा रही है। समुद्री संप्रभुता को बनाए रखने के लिए स्टील्थ युद्धपोत तारागिरी आज ही के दिन भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा। विशाखापट्टनम के एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट में तारागिरी का कमीशनिंग समारोह आयोजित होगा जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। तारागिरी नौसेना का स्वदेशी विकसित स्टील्थ युद्धपोत है। राजनाथ सिंह ने भी इसको लेकर पोस्ट किया और बताया कि तारागिरी आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को मजबूती से साकार करने वाला एक युद्धपोत है। तारागिरी भारत की समुद्री संप्रभुता को डिफाइन करने में अपना अहम योगदान देगा। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच ही अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज को पद छोड़ने और तुरंत रिटायर होने के लिए कह दिया गया है और ये निर्देश उन्हें अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की ओर से दिया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक जनरल जॉर्ज ने इस्तीफा नहीं दिया है लेकिन पीट हेग्सेथ से आदेश मिलने के बाद ही वो बहुत जल्द इसकी घोषणा कर सकते हैं। ये कदम पेंटागन यानी कि अमेरिकी रक्षा विभाग में बड़े महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन की ओर संकेत देता है।
और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अब और तेज होता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सबसे ऊंचे पुल को ध्वस्त करने का दावा किया है। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ईरान समझौता कर ले। ट्रंप ने हमले का एक वीडियो भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। तेहरान से लगभग 40 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कराच शहर में स्थित B1 पुल, जिसे तेहरान कराच पुल के नाम से भी जाना जाता है, ध्वस्त कर दिया गया है। और आज गुड फ्राइडे के पवित्र अवसर पर तमिलनाडु के थूथुकुडी में वे ऑफ द क्रॉस शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस धार्मिक यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेने के लिए पहुंचे, जिन्होंने श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिन को मनाया। श्रद्धालु सड़कों पर चलकर यीशु मसीह के दुख भरे सफर का स्मरण करते हुए वे ऑफ द क्रॉस शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा का उद्देश्य धार्मिक आस्थाओं को प्रकट करना और समाज में शांति और एकता का संदेश फैलाना था। थूथुकुडी के विभिन्न चर्चों से ये शोभा यात्रा शुरू हुई और शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए श्रद्धालु अपनी आस्था और विश्वास का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़े। श्रद्धालुओं ने प्रार्थना की और इस दिन के महत्व को समझते हुए एक दूसरे के साथ सामूहिक रूप से धार्मिक क्रियाओं में भाग लिया। बात करें खेलों की तो पुरुषों की अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। 4 बार का चैंपियन भारत जब इस मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेगा तो उसकी नजर 5वीं बार खिताब जीतने पर टिकी होगी। हाल के समय में दोनों ही टीमों के बीच कड़े मुकाबले हुए हैं, जिसमें ग्रुप चरण में 1-1 का ड्रॉ भी शामिल है और ऐसे में इस फाइनल मुकाबले के काफी रोमांचक होने की उम्मीद लगाई जा रही है। ये मुकाबला पिछले साल की सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप के फाइनल की यादें भी ताजा करेगा, जब भारत ने पेनल्टी शूटआउट में बांग्लादेश को हरा दिया था। इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे बीना को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।